नमस्कार। गुरुकुल व्याख्यान श्रृंखला, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य और उसके विविध कवियों, उनकी परिस्थितियों, उनकी प्रवृत्तियों, उनकी विशेषताओं के संदर्भ में। बहुत सी काव्य धाराएं, गद्य धाराएं इस आधुनिक काल में हम लगभग 150 वर्षों की इस अवधि में देख सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल की जो प्रारंभिक स्थितियां थीं, जिसमें संक्रमण की परिस्थितियां हम देख सकते हैं, और आधुनिक काल के आगमन का स्वागत करती हुई पृष्ठभूमि। इन दोनों को केंद्र में रखकर आज हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि आधुनिक काल से पहले मध्यकाल, और मध्यकाल में भी उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा जाता है, और रीतिकाल का जो परिवेश था, जो परिस्थितियां थी, जो मानसिकता थी, दरबारी वातावरण था, कलाएं, कविता, ये सब राज दरबारों में आश्रित हो गई थी। राजा महाराजा जो कि विलासिता में, भोग में निमग्न थे। उसके बाद जब आधुनिक काल के आगमन की आहट सुनाई दे रही थी, तो उस मध्यकाल और आधुनिक काल के संधि वेला पर हम इस तरह की संक्रमण की स्थितियों को देख सकते हैं। आधुनिक काल संवत 1900 से आज तक का समय कहलाता है, और हम जानते हैं कि संवत वर्ष से 57 वर्ष आगे होता है। इसलिए सन की दृष्टि से देखें तो 1843 के आसपास का यह समय है जब आधुनिक काल का आगमन होता है और रीतिकाल की विदाई लगभग होने लगती है। प्रवृत्ति विशेष का सूचक आधुनिक काल नहीं है, जैसा कि भक्ति काल का नामकरण भक्ति पर हुआ, भक्ति मुख्य प्रवृत्ति थी। रीतिकाल का नामकरण रीति पर हुआ, रीति वहाँ की मुख्य प्रवृत्ति थी। लेकिन भक्ति, रीति या श्रृंगार आदि प्रवृत्तियों के आधार पर जो नामकरण हुए थे, वैसा कोई आधार आधुनिक काल या आधुनिक हिंदी साहित्य के पास नहीं था। इसलिए काव्य रूपों और धाराओं के विकास की दृष्टि से यह युग, यह समय बड़ा महत्वपूर्ण था। बहुत सारे काव्य रूप आए। मध्यकाल में तो अधिकांशतः मुक्त काव्य का वैविध्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। प्रबंध काव्य भी थे, लेकिन गणना में बहुत कम थे। आधुनिक युग में आकर कविता के कई रूप देखने को मिले, और कविता की बहुत सी धाराएं देखने को मिली, और इसी तरह गद्य साहित्य की भी बहुत सारी विधाएं हमारे सामने आती चली गईं, और उनमें भी अनेक प्रकार की रचनाएं और रचनाकार जुड़ते चले गए। 19वीं शताब्दी देश की राजनीति और सांस्कृतिक परिवर्तन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय ने, इस शताब्दी ने क्रांतिकारी परिवर्तन देखे हैं। यह जो पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति का दबाव और प्रभाव था, अंग्रेजी मानसिकता का प्रभाव था, और आधुनिकीकरण के नाम पर पाश्चात्य साहित्य हिंदी साहित्य और हिंदी के रचनाकारों को प्रभावित कर रहा था। ब्रजभाषा का स्थान खड़ी बोली धीरे धीरे ले रही थी। खड़ी बोली एक आंदोलन बन गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं, उसी पत्रिका का प्रारंभ बाबू श्याम सुंदर दास के
संपादकत्व में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से 1901 में हुआ था और हिंदी साहित्य की प्रारंभिक महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में सरस्वती का स्थान उल्लेखनीय रहा है। गद्य का प्रादुर्भाव आधुनिक काल में हुआ, इसलिए इसे गद्यकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल में ब्रज भाषा गद्य बहुत आंशिक रूप से देखने को मिलता है, टीका के रूप में, व्याख्या के रूप में, लेकिन वहां गद्य प्रायः विलुप्त रहा। गद्य का आगमन ही आधुनिक युग में हुआ और जिसकी शुरुआत हम भारतेंदु युग में देख पाते हैं या भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि में देख पाते हैं। इस युग में कहानी एक नई विधा गद्य की आई, उपन्यास इसका भी आगमन हुआ, लघु कथा भी आई, एकांकी, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण और इसी तरह रिपोर्टाज, साक्षरता के लिए जीवनी, आत्मकथा, पत्रकारिता, पत्र साहित्य, यात्रा, डायरी, आलोचना, ये तमाम नई नई गद्य विधाओं का, और कविता में भी महाकाव्यात्मक रचना, प्रबंध काव्यात्मक रचना, खंड काव्य, चंपू काव्य, इस तरह की, और मुक्तक तो स्वाभाविक है, चल ही रहा था। इस प्रकार की अनेक रचनाओं का, काव्य रूपों का, गद्य रूपों का आगमन हुआ था। और हम देख सकते हैं कि कविता के क्षेत्र में आधुनिक काल को जब विभक्त किया गया, विभाजन किया गया, तो सर्वप्रथम भारतेंदु युगीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जिसको जाना जाता है वह भारतेंदु युगीन कविता, दूसरी द्विवेदी युगीन कविता जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जानी जाती है, तीसरी छायावादी युग की कविता, तत्पश्चात प्रगतिवादी हिंदी कविता, फिर प्रयोगवादी हिंदी कविता, फिर नई कविता, विचार कविता, समकालीन कविता। इस तरह से कविता के आंदोलन और कविता के युग यह हमें दिखाई देने लगे। इस हर काव्य धारा में प्रवृत्तियां भी जुड़ती और बदलती चली गईं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के प्रखर समालोचक, इतिहासविद, इतिहासकार हैं, बहुत विविधता से परिपूर्ण साहित्य का सृजन आचार्य शुक्ल ने किया है। उनकी मान्यताएं आज भी उसी समादृत भाव से स्वीकार की जाती हैं। उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी, कुछ अनुवाद भी किए, उन्होंने कोश का कार्य भी किया, शब्दकोश का। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण कार्य उनका माना जाता है। इसीलिए इन तमाम विशेषताओं और प्रवृत्तियों के कारण शुक्ल जी इसे आधुनिक काल कहना समुचित समझते हैं। आधुनिक है क्या, जब हम इस पर दृष्टि डालते हैं तो हमारे समक्ष यह बात स्पष्ट होती है कि मध्यकाल, जिसमें पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल विशेष रूप से हम देख सकते हैं, जिसको भक्तिकाल और रीतिकाल हिंदी साहित्य का कहा जाता है, तो आधुनिक काल जो मध्यकाल से भिन्न था, और यह भिन्नता विषय वस्तु की दृष्टि से, काव्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से, भाषा की और शिल्प तथा शैली आदि की दृष्टि से हम देख सकते हैं। मध्यकाल में एक बंदी बनाई परिपाटी से, जो कविता की परिपाटी थी, उससे जुड़ी हुई कविता मिलती थी, लेकिन आधुनिक काल में उस बंधी हुई परिपाटी को कवियों ने, रचनाकारों ने छोड़ा और नवीन दृष्टिकोण को आत्मसात किया, ग्रहण किया। उस युग की
जो बौद्धिकता थी, वैश्विक साहित्य और चिंतन का जो दबाव था, विज्ञान, तकनीक, उद्योग और प्रौद्योगिकी, इनका प्रभाव रचनाकार, साहित्य की प्रवृत्तियां और वैचारिक लेखन आदि पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसलिए भारत वह जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को ग्रहण कर रहा था, उस प्रभाव को हम समाज में, सभ्यता में, संस्कृति के क्षेत्र में और फिर धीरे धीरे साहित्य के क्षेत्र में भी देख पा रहे थे। इसलिए उस अंतर्राष्ट्रीयता का समावेश, उद्योगों का आगमन हो रहा था, वाहन आदि का आगमन हो रहा था, वाहनों के लिए सड़कों का निर्माण हो रहा था, उदारीकरण धीरे धीरे स्वीकृत किया जा रहा था। ऐसे में औद्योगिकरण और ज्ञान विज्ञान, इसका आगमन, इसका स्वागत धीरे धीरे जो पारंपरिक काव्य प्रवृत्तियां थीं, साहित्य प्रवृत्तियां थीं, जिसमें विशेष रूप से राज प्रशस्ति, भक्ति, प्रेम, शास्त्र निरूपण, इन सब को, और जो काव्यांगों का निरूपण था, अलंकार निरूपण, छंद निरूपण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, इन सब से उठकर, इन सब से हटकर अब ज्ञान विज्ञान की बात कविता में, गद्य विधाओं में होने लगी थी। संचार का युग धीरे धीरे आ रहा था। पत्र पत्रिकाओं का, रेडियो और इस तरह के उपकरण, ये धीरे धीरे प्रभावित कर रहे थे। प्रेस का आविष्कार होने लगा था। मुद्रण एक बड़ा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन पैदा कर रहा था। उदंत, मार्तंड जैसी पत्रिकाएं जो हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय मानी जाती हैं। तो इस तरह हम देखें कि जो आधुनिक युग है, उसके आगमन की परिस्थितियां इस बात की साक्षी हैं कि जो साहित्य और साहित्यकार दरबारों में आश्रित हो गया था, वह जो तनखैया कवि हो गए थे, वेतन प्राप्त करने वाले, उससे आधुनिक युग में धीरे धीरे एक परिवर्तन स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। कविता अब दरबारों से पुनः निकल रही थी, वापस लौट रही थी, और जन साधारण से, समाज से, सामाजिक से, राष्ट्र से वो जुड़ने लगी थी। स्वतंत्रता का स्वप्न अब प्रखर होने लगा था। जो बरसों से चली आ रही, युगों से चली आ रही सामाजिक चुनौतियां और समस्याएं थी, उनके निदान के लिए कवि समुदाय, लेखक समुदाय भी प्रस्तुत होने लगा था। पत्रकारिता इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी थी, और गद्य के क्रांतिकारी आगमन से देश भर और देश से बाहर की जो परिवर्तनकारी स्थितियां थी, उनको साहित्य और पत्रकारिता में स्थान मिलने लगा था। यह सहज स्वाभाविक परिवर्तन था जो कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में दिखाई दे रहा था। सन 1757 में अंग्रेजों ने पलासी की लड़ाई जीत ली थी और बंगाल को काबिज कर लिया था। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने आधे भारत पर एक तरह से कब्जा कर लिया था और अपनी नीतियों को जबरन लागू कर दिया था। यह वह समय और दौर था जब भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेज सत्ता कर रही थी।
वह जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत था, उसको खुलेआम लूट के माध्यम से निर्धन बनाने का षड्यंत्र भी चल रहा था। अंग्रेजी सत्ता का विस्तार निरंतर बढ़ रहा था, हो रहा था। शिक्षा पद्धति पूरी तरह से अंग्रेजी और अंग्रेजीदा मानसिकता की सत्ता के हाथों चली गई थी। इसलिए मैकाले की भाषा नीति और शिक्षा नीति की बात हो या अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दीक्षा की विवशता हो, ये सब परिस्थितियां आधुनिक काल के पीछे उसकी पृष्ठभूमि में दिखाई दे रही थी। अंग्रेजी दमन के विरुद्ध 1857 में पहली बार एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का विद्रोह प्रकट हुआ। महान योद्धा स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के नेतृत्व में हम इस पहली क्रांतिकारी स्वर लहरी को अनुभव कर सके। इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। 1 वर्ष लगभग संघर्ष चला, किंतु भारतीय सेनानी अंग्रेजी सत्ता के समक्ष इस संघर्ष में पराजित भी हुए। नाना साहब, तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई, ये वीर योद्धा वीर गति को भी प्राप्त हुए। इस तरह 1857 में आजादी का यह बीज वपन करके जाने वाले सेनानी थे। एक स्वप्न 1857 में आजादी का ये स्वतंत्रता सेनानी सौंप गए थे और उसके बाद भारत की जो बागडोर थी वह महारानी विक्टोरिया के हाथों आ गई थी। अंग्रेजी शासन फिर से सशक्त और प्रबल हो गया था। रेल, डाकतार, ये सारी सुविधाएं धीरे धीरे देश में, भारत में आने लगी थीं। सड़कें बनने लगी थीं, वाहन आने लगे थे और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यहां से चिंतन की धारा बदलती हुई दिखाई देने लगी। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से देश की आजादी के बहुत से संकल्प लिए गए, बनाए गए। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान कर दिया। 1905 में बंग भंग भी हुआ। सन 1919 में रोलेट एक्ट द्वारा और जलियांवाला बाग हत्याकांड द्वारा आजादी का वह स्वप्न और मजबूत हुआ। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान किया और देशवासियों के मनोमस्तिष्क में आजाद होने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक संकल्प शक्ति संचरित कर दी। सन 1920 में कांग्रेस की बागडोर महात्मा गांधी ने संभाली और असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस असहयोग आंदोलन से अंग्रेजी सत्ता को अपनी जड़ें हिलती हुई दिखाई देने लगी। गांधी जी का सहयोग करते हुए, उनके इस आंदोलन में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाते हुए अनेक राजनेता, देशभक्त इस आंदोलन से जुड़ गए, गांधी जी के साथ आ खड़े हुए और वो भी जेल गए। 1930 में भयंकर सांप्रदायिक दंगे
हुए जो अंग्रेजी सत्ता ने प्रायोजित ढंग से करवाए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ और यह एक तरह से अंग्रेजी सत्ता के, अंग्रेजों के भारत से विदा करने का उद्घोष बन गया। उसी का परिणाम था कि 1946 में एक अंतरिम सरकार भारत की बनी। सन 1947 में 15 अगस्त के दिन देश को आजादी यानी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ऐसे में आधुनिक हिंदी साहित्य में एक तरह से नवजागरण का आगमन हुआ। इस नवजागरण का स्वागत भारतेंदु और द्विवेदी युग में हम देख सकते हैं मुखर रूप में हुआ था। देश में सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से स्थितियां और परिस्थितियां वो चुनौती भरी थीं। बहुत सारे अंधविश्वास जो लंबे अरसे से, लंबे समय से भारतीय समाज में परिव्याप्त थे, बहुत सी कुप्रथाएं प्रचलित थीं। परिणामतः वो एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या देश के समक्ष, देशवासियों के समक्ष बनी थी। नारी के सम्मान का अभाव भी अंग्रेजी सत्ता के दिनों में दिखाई देने लगा था और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखने की एक कुप्रथा, एक अंधविश्वास भारतीय समाज में व्याप्त था। ऐसे ही सती प्रथा, विधवा विवाह की अनुमति न होना, बाल विवाह, नर बलि, अस्पृश्यता की भावना, बहुत सी धार्मिक रूढ़ियां, ईसाई धर्म का उदय, अनेक पीड़ित जनजातियों द्वारा धर्म परिवर्तन की प्रायोजित स्थितियां और बहुत सी सामाजिक बुराइयां, कमियां, त्रुटियां, इनके निवारण के लिए फिर सुधारवादी आंदोलन, सुधारवादी चेतना का आह्वान, यह सब उस युग में दिखाई देने लगा। राजा राम मोहन राय सुधारक बनकर, समाज सुधारक बनकर अवतरित हुए, उपस्थित हुए। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करके देश के समक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाले एक चिंतक और विचारक के रूप में उपस्थित हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का उद्घोष करते हुए हमारे सामने उपस्थित हुए। परिणामतः प्राचीन भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान होने लगा। वेदों के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। जागरण, शिक्षा का प्रसार प्रचार, नारी का सम्मान, नारी शिक्षा, रूढ़ियों का त्याग, अस्पृश्यता का विरोध, ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई देने लगे और इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार, इन सब की दृष्टि से दयानंद सरस्वती, इन सब ने समाज सुधार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें एनी बेसेंट, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, उनका दर्शन, मानवतावाद, गांधी जी का अनासक्ति योग और सुधारवादी आंदोलन आदि, इन सब की भूमिका रही है। तो हम देख सकते हैं कि जो पृष्ठभूमि है वह संक्रमण की उस स्थिति में, उस दौर में बहुत चुनौतियों भरी स्थिति देश के सामने रही है। ऐसे में साहित्यकारों का दायित्व, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
तो मित्रों, इस विषय को अभी यहाँ विराम देते हैं, फिर से आगे इसको हम जारी रखेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।